Greetings everyone. So today we will revise what we have done in our chapter number 4 sorting materials into groups. तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आपने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अगर पढ़ा है अपने लेसन का तो आपने उसमें देखा होगा इफ यू विल लुक अराउंड यू, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, अलग अलग शेप के मिलेंगे, अलग अलग कलर्स के मिलेंगे, अलग अलग अपीयरेंस उनकी होगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको उनकी देखने को मिलेंगी। तो ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस वी ट्राइज टू सॉर्ट आउट दोज मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो हमने जो मटेरियल्स अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स देखे उन सभी को डिफरेंट ग्रुप्स में सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने राउंड शेप और नॉन राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स जो है उनको अलग अलग किया कि कौन से आपके ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो राउंड शेप के हैं। उसमें हमने नियरली राउंड शेप को भी कंसीडर किया था, जैसे एप्पल, ऑरेंज, अर्दन पिक्चर या फिर ग्लोब जो होता है वो सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद जो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके बचते हैं वो सारे आपके नॉन राउंड ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड, हमने एडिबल और नॉन एडिबल के बिहाफ पे दो कैटेगरीज बनाई थी ऑब्जेक्ट्स की। वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम खा सकते हैं वो एक कैटेगरी में रखे, दूसरे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नहीं खा सकते उन्हें हमने नॉन एडिबल की कैटेगरी में रखा। थर्ड, इसी तरह से हमने जो ऑब्जेक्ट आपके प्लास्टिक से बने हुए हैं उनको एक कैटेगरी में रखा, जो प्लास्टिक से नहीं बने हुए हैं उस तरह उनको दूसरी कैटेगरी में रखा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी डिफरेंट ग्रुप्स में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में। तो एक्टिविटी फर्स्ट भी एक इसी तरह का आपको एक मेथड जो है वो प्रोवाइड करती है कि आप जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सको। तो इसमें हमने क्या किया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया। वो ऑब्जेक्ट्स आपके क्लासरूम के भी हो सकते हैं, क्लासरूम से बाहर के हो सकते हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं। तो उसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने कंसीडर किया, आप उसमें ये जो मार्कर है इसको कंसीडर कर सकते हो, जो डस्टर है उसको कर सकते हो, जो आपका बैग है, नोटबुक्स है, बुक्स है आपका जो व्हाइट बोर्ड है उसको कर सकते हो, किचन से आप चीजें ले सकते हो। तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड इन द एक्टिविटी फर्स्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड दोज ऑब्जेक्ट्स इनटू टू कैटेगरीज, द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ पेपर एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेड अप ऑफ पेपर और वुड। पहली कैटेगरी में आपको वो ऑब्जेक्ट रखने हैं जो पेपर और वुड से बने हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो पेपर और वुड से नहीं बने हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपकी फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, जैसे आपकी नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं सारी की सारी, या फिर आपकी जो क्लासरूम का डोर है, आपका जो होम है उसका डोर है, विंडोज है, ये सारी आपकी किस में आएंगी, फर्स्ट कैटेगरी में। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके चारों तरफ प्रेजेंट हैं वो सारे आपके सेकंड कैटेगरी में आएंगे। तो जो भी एग्जाम्पल हमने पढ़े उनसे हमने यही सीखा कि हम जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनको किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमें उन्हें पहचानने में, उनको कंसीडर करने में या फिर उनको यूज करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, हम इजीली उन सभी को यूज कर पाए। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी सेकंड के बारे में। तो एक्टिविटी सेकंड जो थी हमारी, उसमें हमने क्या किया था, एक टेबल को फॉर्म किया था जिसमें एक तरफ हमने डिफरेंट मटेरियल्स को रखा था और दूसरी तरफ दूसरी कॉलम में हमने उन सभी ऑब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसको रखा था जो एक पर्टिकुलर मटेरियल से आपकी बनाई जा सकती है। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया वुड का, तो वुड से क्या क्या बन सकता है, चेयर, बेंच, टेबल या आपके डोर्स हैं, तो ये सारी चीजें हमने लिखी थी। उसी तरह से आप दूसरे मटेरियल्स को भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे लेदर है, उससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे आपके शूज हैं, बेल्ट्स हैं, पर्स हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स की एक लिस्ट जो है वो आप बना के उसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसी तरह से हम एक और टेबल एक्टिविटी फर्स्ट की हेल्प से अगर हम बनाना चाहें तो उसको बना सकते हैं कि एक तरफ तो हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिखें, दूसरी तरफ हम उन सभी मटेरियल्स के नाम लिखें जो जिनकी हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। जैसे अगर सपोज कीजिए हम एक तरफ प्लेट लिखते हैं
तो प्लेट आपकी ग्लास की हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की या किसी और मेटल की भी वो आपकी बनी हो सकती है। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, उन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। कौन से पॉइंट्स थे वो? सबसे पहली तो ये था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल का यूज किया जा सकता है। थर्ड जो थी कि एक मटेरियल से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो उसके अलावा इन मटेरियल्स को सॉर्ट करना, इनको ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उनको इजीली हैंडल कर सकें। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, उससे पहले हमने एक या दो एग्जांपल कंसीडर किए थे। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी जितनी भी किचन यूटेंसिल्स हैं वो कभी भी आपकी पेपर की नहीं बनाई जा सकती और ना ही उसमें किसी तरह की कुकिंग जो है वो की जा सकती है। उसके अलावा जो आपके ग्लास टम्बलर हैं या दूसरे कंटेनर्स होते हैं जो लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो कभी भी आपके क्लॉथ से नहीं बनाए जा सकते। यूजुअली ग्लास से, मेटल से या फिर प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम जो है क्लॉथ के ग्लास टम्बलर नहीं बना सकते या फिर आप पेपर की यूटेंसिल नहीं बना सकते? तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स वी चूज देम फॉर मेकिंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जो मटेरियल चूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उसको यूज करेंगे या नहीं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए? तो उनमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो थी आपकी अपीयरेंस। अपीयरेंस के केस में हमने क्या किया था? एक तो एक्टिविटी 3 को हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आउटर लुक इज डिफरेंट, दे अपीयर इन ए डिफरेंट वे। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके आसपास, चाहे आपके क्लासरूम में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे वो आउटसाइड द हाउस और द स्कूल हो, तो वो उनकी जो अपीयरेंस होगी वो अलग होगी। तो इसमें हमने कुछ सैंपल्स लिए थे, जैसे आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर वायर का, वुड का, प्लास्टिक का। वो सैंपल हमने लेके एक्टिविटी 3 में हमने क्या किया था, उन सारे सैंपल्स में से छोटे छोटे पीसेस हमने कट किए थे। कट करने के बाद हमने ये चेक किया था कि अभी हमें जो सरफेस मिला है क्या वो शाइनी सरफेस है या नॉन शाइनी सरफेस है। तो जितने भी हमने मेटल्स लिए थे, चाहे आयरन है, एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है, उनके केस में जो सरफेस हमें मिला था वो शाइनी सरफेस हमें मिला था। दूसरा जो वुड और प्लास्टिक है उसके केस में जो सरफेस मिलेगा वो शाइनी नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस वी कैन डिवाइड द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स, वेदर दे हैव लस्टर और शाइन और दे आर नॉट हैविंग द लस्टर। तो इस तरह से हम 2 ग्रुप बना सकते हैं कि एक तो वो ऑब्जेक्ट जिनमें शाइन होती है, दूसरे वो ऑब्जेक्ट जिसमें शाइन नहीं होती। अगर आपको ये एक्टिविटी 3 खुद से नहीं करनी आती है तो आप कोई वेल्डिंग जो शॉप है उसको विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको फ्रेश पीस ऑफ आयरन देखने को मिलेगा। उस फ्रेश पीस ऑफ आयरन को जब आप देखोगे तो आपको उसमें शाइन जो है वो दिखाई देगी। तो इस सिंपल सी एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो थी आपकी हार्डनेस। इसको डिस्कस करने के लिए वही सेम प्रोसेस, हमने डिफरेंट मटेरियल्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उनको कंप्रेस करके देखा या फिर स्क्रैच हमने उनको करके देखा। दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इजी टू स्क्रैच और कंप्रेस, ऑल दोज आर नोन एज सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस दे आर नोन एज हार्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आपके हार्ड ऑब्जेक्ट्स, दूसरे आपके सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो थी सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। इसमें हमने एक्टिविटी 4 में क्या चेक किया था, वेदर द गिवन सब्सटेंसेस गिवन सैंपल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर और नॉट। तो उसमें हमने क्या किया था, अलग अलग बीकर लिए थे, उन बीकर्स में थोड़ा थोड़ा पानी इक्वल अमाउंट में हमने लिया था। फिर कुछ सैंपल हमने लिए, जैसे कॉमन सॉल्ट हमने लिया, शुगर हमने ली,
चौक पाउडर हमने लिया था, या फिर आप सैंड ले सकते हो। तो ये सारे सैंपल लेके हमने अलग अलग बीकर्स में उनको डाला और फिर उसको स्टिर किया, मिक्स करने की कोशिश की। तो जब हम सॉल्ट और शुगर का केस लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि शुगर और सॉल्ट जो है वो आपके बीकर का जो वाटर है उसमें कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर कंसीडर्ड एज सोल्यूबल सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें चौक पाउडर या फिर आपकी सैंड की, तो उस केस में क्या हुआ था कि आपकी जो सैंड है वो कुछ टाइम के बाद आपके वाटर के बॉटम में, नीचे कंटेनर में, बीकर में चली गई थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सैंड इज not soluble in water, so all those objects which cannot be dissolved in water completely they are considered as insoluble। तो यहाँ एक्टिविटी 4 में हमने केवल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जितने थे, सॉलिड जो सब्सटेंसेस थे उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक किया, पूरे डाटा को टेबुलेट किया और ये फाइंड आउट किया कि कौन से सब्सटेंसेस सॉल्युबल हैं, कौन से इनसॉल्युबल हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपकी हमने चेक किया था कि जो आपके लिक्विड हैं क्या वो भी आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल या इनसोल्यूबल हो सकते हैं। तो वहां भी हमने क्या किया था, कुछ सैंपल्स लिए थे, जैसे विनेगर का सैंपल हमने लिया, लेमन जूस का सैंपल हमने लिया, या फिर आप केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल आपको मिलता है, पीनट ऑयल, उसको ले सकते हो और उनकी सोल्यूबिलिटी को चेक कर सकते हो। तो जब हमने चेक किया था, डाटा को टेबुलेट किया, तो विनेगर और लेमन जूस के केस में क्या आया था कि बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, but in case of kerosene, coconut oil and mustard oil, you will see that they cannot be dissolved in water, they form a layer over the surface of water, so they can't be mixed with water। तो इस तरह से हमने लिक्विड की सोल्यूबिलिटी को चेक किया था कि वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि क्या गैसेस भी आपके वाटर में सोल्यूबल हो सकती हैं। तो गैसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में, जब हमने ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को चेक किया था वाटर के अंदर कि आपके एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को वाटर में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा था कि वाटर में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो उसके अलावा एक और एग्जांपल हमने लिया था, जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जब आप उसको ओपन करते हो तो एकदम से आपको बबल्स जो है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे फिलअप किया जाता है। तो ये दोनों एक्टिविटीज आपको ये शो करती हैं कि आपकी गैसेस भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होती हैं। तो एक्टिविटी 5 में हमने डिस्कस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हमने ये चेकआउट किया था कि वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोटेबल और नॉट फ्लोटेबल ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो वहां पर भी हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए थे, अलग अलग सब्सटेंसेस हमने लिए थे। एक बीकर में हमने थोड़ा सा पानी जो है वो लिया था, उसके बाद उन सब्सटेंसेस को बीकर में हमने डाला था, ये चेकआउट किया था कि उनमें से कौन से सब्सटेंस जो हैं वो आपके पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, कौन से सब्सटेंस पानी के अंदर डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो उस केस में हमने ये देखा था कि जैसे आपकी आयरन की है, स्टोन पीस है, या फिर जितनी भी जो मेटल्स की बनी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी आपके वाटर से हैवी होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी में सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं। उसके अलावा जैसे ड्राई लीव्स है आपकी, या फोम होता है आपका, तो जो भी चीजें जो वाटर से आपकी लाइट होती हैं वो सारी चीजें आपके वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट और जो लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो थी ट्रांसपेरेंसी की। इसके दौरान हमने हाइड एंड सीक का एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप लोग हाइड एंड सीक के गेम के दौरान ग्लास विंडो के पीछे छिप जाते हो तो उसमें कोई भी बिल्कुल फायदा नहीं होगा उस गेम को खेलने का, क्योंकि ग्लास विंडो के आर पार हम देख सकते हैं। तो उस केस में जितने भी आपके प्लेयर्स होंगे वो सारे के सारे इजीली पकड़े जाएंगे और गेम में मजा नहीं आएगा। तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली दे आर टर्म्ड एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके एग्जांपल हमने लिए थे एयर, वाटर, और जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि उनके आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी दे आर टर्म्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे आपके रूम में डोर होता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते,
तो ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी 6 में हमने क्या किया था, एक पीस ऑफ पेपर लिया था, उस पर कुछ ड्रॉप्स हमने डाली थी ऑयल की। उसके बाद हमने उस ऑयली पेपर के थ्रू देखने की कोशिश की थी। तो वहां हमने क्या पाया था कि जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके ऑयली पेपर के बिहाइंड हैं, हम उनको देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली बट वी कैन सी पार्शियली ओनली, दे आर टर्म्ड एज ट्रांसलूसेंट। वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन पार्शियली देखा जा सकता है, कंप्लीटली हम नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हमने ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे भी 3 कैटेगरी जो है वो बनाई थी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनके आर पार देख सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट जिनके आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसे पॉलिथीन शीट या ऑयली पेपर जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वो डिस्कस किए थे कि हमें ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, हम क्यों चीजों को सॉर्ट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। अगर आपने किसी ग्रोसर को देखा हो, किसी शॉपकीपर को देखा हो, तो वो क्या करता है, जितने भी आपके बिस्किट्स होते हैं उनको एक तरफ रखता है, जितनी भी कैंडीज होती हैं उनको एक तरफ रखता है, जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज या दालें होती हैं वो एक तरफ मिलेंगी, बाकी जितने भी पैक्ड आइटम्स हैं वो सभी अलग अलग आपके जो ड्रॉअर्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने के बाद उसे चीजों को हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी सॉर्ट मटेरियल्स जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। दूसरा, सॉर्टिंग का बेसिस क्या होता है कि हम कैसे सॉर्ट करते हैं मटेरियल्स को। वी कैन सॉर्ट द मटेरियल्स डिपेंडिंग ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज में जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज होती हैं उनके बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Next, we will do the revision of different assignments that we have completed, and after that I will take your test. So thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, remain at home.